Hello everyone, welcome back to Indian Nursing Classes. Today we will discuss one more important topic, रिसर्च प्रोसेस. चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिसर्च प्रोसेस. तो रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? तो रिसर्च प्रोसेस मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द रिसर्च. किसी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो है, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू लास्ट रिसर्च जब कंप्लीट होती है तो डिसमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स तक की जो भी स्टेप्स है वो रिसर्च प्रोसेस कहलाती है. या यूँ कह सकते हैं कि पाथ फॉर द कंडक्शन ऑफ द रिसर्च. रिसर्च को कंडक्ट करने का जो एक पाथ होता है, एक वे होता है, उसे रिसर्च प्रोसेस कहते हैं. रिसर्च प्रोसेस की कई बुक्स में अलग अलग स्टेप्स दी गई हैं. कहीं पर 15 स्टेप्स, कहीं 18 स्टेप्स, कहीं 13 स्टेप्स. यहाँ पर हम 15 स्टेप्स में रिसर्च प्रोसेस को समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं पहले स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन. पहली स्टेप जो होती है वो फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होती है. किसी भी रिसर्च को करने के लिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना होगा. एक अच्छी रिसर्च तभी होगी जब एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा या एक अच्छा क्वेश्चन होगा, मीन्स एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा. सबसे पहले एक ब्रॉड टॉपिक को सर्च किया जाता है, लेटर ऑन इसको नैरो डाउन किया जाता है और एक स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है. जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि फार्मूलेशन और रिसर्च प्रॉब्लम के लिए हमने माना कि एक टॉपिक सर्च किया है, ए स्टडी ऑन मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स. स्टडी ऑन मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स ऑफ एंटीनेटल मदर्स. एंटीनेटल मदर्स के मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स. तो यहाँ पर क्या है कि एंटीनेटल मदर्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, इस प्रॉब्लम को हम डिलिमिटेड कर देते हैं, इसको स्पेसिफिक कर देते हैं. तो स्पेसिफिक करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, टू स्पेसिफिक मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमोंग एंटीनेटल मदर्स. यहाँ पे स्टडी जो हो रही थी वो मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स पर एंटीनेटल मदर में हो रही थी. तो एंटीनेटल मदर से हमने इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल मदर कर दिया है. जो फर्स्ट 3 मंथ है उन मदर्स में ही स्टडी करेंगे, तो ये स्पेसिफिक हो गई. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले एक ब्रॉड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको स्पेसिफिक किया जाता है. तो पहली स्टेप हो गई फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. सेकेंड, डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है. तो उसके जो उद्देश्य हैं स्टडी के, उसको हमको उसकी लिस्ट बना लेना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स की. तो दूसरी स्टेप्स में ऑब्जेक्टिव्स हो गए. थर्ड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. थर्ड स्टेप जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर. इट इज़ ए समरी ऑफ प्रीवियस नॉलेज. ये क्या है, समरी है प्रीवियस नॉलेज की. जो नॉलेज एग्जिस्ट है, ये नॉलेज हम कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, बुक्स के द्वारा, जर्नल्स के द्वारा, इंटरनेट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स के द्वारा हम ये जो नॉलेज एग्जिस्ट है उसको हम सर्च कर सकते हैं और हम उसमें ये देख सकते हैं कि कौन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी रिसर्च अवेलेबल है और उसमें कहाँ पर कोई कमी है या कहाँ हम उसको और रिफ़ाइन कर सकते हैं या न्यू नॉलेज को ऐड कर सकते हैं, या जो रिसर्च हमारी है उससे रिलेटेड रिसर्च में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कहाँ आवश्यकता है. इस चीज़ को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के द्वारा देख सकते हैं. तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे थर्ड स्टेप में. फोर्थ स्टेप, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क.
फोर्थ स्टेप है डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब हम क्या करेंगे, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। जनरली जो नर्सिंग रिसर्च में है उसमें उसका बेसिक एम क्या होता है, या तो थ्योरी को डेवलप करना या एग्जिस्ट थ्योरी जो है उनको रिफाइन करना या उनको टेस्ट करना। तो इसमें जनरली नर्सिंग जो प्रोफेशन होता है उसको, नर्सिंग प्रोफेशन को क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट आर्ट और यंगेस्ट साइंस। मीन्स साइंस में नर्सिंग प्रोफेशन यंगेस्ट प्रोफेशन है। तो इसमें हमें एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिफाइन करने की और टेस्ट करने की बहुत आवश्यकता है और न्यू थ्योरीज को डेवलप करने की भी बहुत आवश्यकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें हम अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो उसको, जो थ्योरीज़ हैं, जो ओल्ड जो एग्जिस्ट थ्योरी है जैसे कि ओरम्स थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी और अब्दुल्ला थ्योरीज, इस टाइप की थ्योरीज में अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रखकर एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे कि हम को रिसर्च के लिए आगे उससे कि हमको एक गाइडेंस मिलेगा, उसके आधार पर हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने में तो मदद करेगा ही, साथ में ये हमको हाइपोथेसिस और एजम्पशंस को फार्मूलेट करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है फार्मूलेशन हाइपोथेसिस एंड एजम्पशंस। तो इसके बाद में क्या करेंगे, हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को तैयार करने के बाद में हाइपोथेसिस और एजम्पशंस का फार्मूलेशन करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, एक प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट होता है ये। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एल्कोहलिक पेशेंट में मोर लीवर सिरोसिस के चांस होते हैं या लीवर डिसीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम एक प्रेडिक्शन करेंगे कि एल्कोहलिक पेशेंट में लीवर डिसीज़ के चांस ज़्यादा हैं। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है जो कि हम साइंटिफिकली प्रूव्ड करेंगे। रिसर्च करने के बाद में हम उसको प्रूफ करेंगे। जबकि एजम्पशंस जो होता है ये ऑलरेडी इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको एज ए ट्रू कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के देख सकते हैं कि एक बिलीव होता है कि सम सुपर नेचुरल पावर्स रनिंग द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को कोई सुपर नेचुरल पावर चला रही है। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं क्या? इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। एजम्पशंस को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, नो नीड टू प्रूफ द एजम्पशंस। ये सिर्फ पहले के बिलीव के आधार पर हम इसको मान लेते हैं, जबकि हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली टेस्टेड किया जाता है और इसको प्रूफ किया जाता है। इसके बाद में सिलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच और डिज़ाइन। सिलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच या डिज़ाइन, या इसको हम कह सकते हैं रिसर्च ब्लूप्रिंट। जैसे हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो पहले एक नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो है रिसर्च अप्रोच या डिज़ाइन, इट इनेबल्स द रिसर्चर टू नो ऑन whom, जो रिसर्चर को ये जानने में मदद करती है whom, what, when, where and how, कैसे, किस पर, कहाँ पर स्टडी होगी। इसमें ये बनाया जाता है कि जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को हम किस एरिया में करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स इन एंटीनेटल मदर में, तो ये जो रिसर्च है हम किस हॉस्पिटल्स में करेंगे। एंटीनेटल मदर तो बहुत सारी, तो हम किसी पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो हमने एम्स भोपाल सिलेक्ट किया तो हम उसका एरिया वेयर, कहाँ, तो एम्स भोपाल में। हुम, तो एंटीनेटल मदर। हाउ, कैसे, तो हम उस रिसर्च को कैसे करेंगे, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो हम वहाँ पर जाकर जो वार्ड में एडमिट हैं उनको, या ओपीडी में जो आ रहे हैं पेशेंट या एंटीनेटल मदर, उन पर। तो ये सब चीज़ की जानकारी किससे होगी, सिलेक्टिंग ऑफ रिसर्च अप्रोच या डिज़ाइन। और इसमें डिज़ाइन मीन्स हम ये भी देखेंगे इसमें कि इसको हमको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल करना है, नॉन एक्सपेरिमेंटल करना है। तो ये सब के आंसर हमको हुम, व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ, कैसे करेंगे, इसके सिलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच में मिलेंगे। डिज़ाइन हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल करना है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल करना है, नॉन एक्सपेरिमेंटल करना है। ये सब इस स्टेप के अंतर्गत आएंगे। स्टेप 6, नेक्स्ट स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन।
हम जो भी रिसर्च करेंगे उसमें जो हमारी पॉपुलेशन है हम उनको स्पेसिफाई करेंगे कि वो कौन सी पॉपुलेशन है। जैसे कि हमने एंटीनेटल मदर पे हमें रिसर्च करना है तो हमारी पॉपुलेशन स्पेसिफाइंग हो गई एंटीनेटल मदर, है ना। और अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली मदर, तो पॉपुलेशन को हम स्पेसिफाइंग कर देंगे। इसके बाद में डेवलपिंग टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, इसके बाद में डेटा कलेक्शन के लिए हमको एक साइंटिफिकली वे होता है डाटा कलेक्शन करने का, उससे कि या तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ क्वेश्चन एयर, ऐसे क्वेश्चन एयर का सेट होता है जिसको हम टूल्स कहते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं। इट नीड रिव्यू ऑफ रिलीवेंट कंटेंट, इस टूल्स को जनरेट करने के लिए रिलीवेंट कंटेंट की आवश्यकता होती है, बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, एक्सपर्ट सजेशन की भी आवश्यकता होती है टूल को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कि क्या ये हमारे टूल्स हमारी रिसर्च जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वहाँ पे ये इसके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, या इसमें ये इम्प्लीमेंट होंगे कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत ज़्यादा इसमें जो रिलीवेंट कंटेंट है उसको सर्च करना होगा और एक्सपर्ट का सजेशन लेना होगा इस स्टेप में। इसके बाद में हम देखते हैं एस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट करना मीन्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हम जो हमारी जो सैंपल होंगे या जो हमारी पॉपुलेशन उनसे उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, उनको बताना है कि हम कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, ये लगभग कब तक कंप्लीट हो जाएगी। अथॉरिटी परमिशन, जैसे मान लो हम एम्स भोपाल में रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेना है। या जस्टिस मीन्स जिस भी सेटअप से जहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं, अथॉरिटी मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेना। और जस्टिस न्यायपूर्ण, सभी पार्टिसिपेंट के साथ एक जैसा बर्ताव करना, ये सब चीज़ें क्या है एस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिंग पायलट स्टडी या ट्राई आउट ऑफ टूल, मीन्स स्मॉल स्केल रिहर्सल होती है। ये जो होती है पायलट स्टडी स्मॉल स्केल रिहर्सल होती है, और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे रिहर्सल होती है वो मेन स्टडी में इंक्लूड नहीं होंगे, एक्चुअल स्टडी की पार्ट नहीं होंगे। पायलट स्टडी को ये कंडक्ट करने के लिए इसलिए कंडक्ट किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारी टूल्स हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, और जो स्टडी है वो करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये जो है इसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए और टूल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए पायलट स्टडी को कंडक्ट किया जाता है। इसको ट्राई आउट स्टडी या ट्राई आउट टूल्स भी कहते हैं, कि टूल्स का ट्राई करना। नेक्स्ट है सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कंडक्ट स्टडी ऑन एंटायर पॉपुलेशन। एंटायर पॉपुलेशन पे चाहे कहीं भी हम पॉपुलेशन देखें, एग्जाम्पल के लिए हमने अभी बात की थी एम्स की, तो वहाँ पे देखें या किसी और हॉस्पिटल, सभी पॉपुलेशन पे हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हमको उसमें से कुछ सैंपल को सिलेक्ट करना होगा, सैंपल साइज को लेना होगा 50, 100 जो भी हमारा सैंपल साइज है उसको सिलेक्ट करना होगा। ए सैंपल कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ये किसी भी टेक्निक के द्वारा, किसी भी सैंपल टेक्निक के द्वारा हमको सैंपल को सिलेक्ट करना होगा। उस मान लो 500 पेशेंट है आ रहे हैं वहाँ पे, टोटल 500 पेशेंट आए, हमने मान लो 1 मंथ में सैंपल कलेक्ट किया, तो उनमें सब में हम स्टडी नहीं कर सकते, हमको उसको सैंपल को सिलेक्ट करना होगा। उसमें से 50, 100 जो भी है, जितना हमको सैंपल चाहिए उसको से उस पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन ये मोस्ट क्रूशियल और टाइम कंज्यूमिंग स्टेज होती है। इट्स नीड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पार्टिसिपेंट। इसमें क्या पार्टिसिपेंट्स या रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको मिलना होगा या उससे कांटेक्ट करना होगा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा डेटा कलेक्ट करने के लिए। देन प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। इसके बाद में प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस, डेटा को केयरफुली चेक करना होगा और हमको इसको एक विशेष कोडिंग में के तहत मैनुअली या फिर पेपर शीट पर या MS एक्सेल पर कंप्यूटर के द्वारा
या स्टैटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा इसको प्रॉपरली अरेंज करना होगा, डेटा को प्रेपर करना होगा। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। लास्ट 3 पॉइंट है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो भी डेटा हमने इकट्ठा किया उसको एनालिसिस करना। तो जो भी डेटा है, जो न्यूमेरिकल डाटा है, उसको हमको एक ऑर्डरली और सीक्वेंशियल मैनर में उसको अरेंज करना होगा, क्योंकि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका जो आंसर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारा है उसका हम न्यूमेरिकल डेटा में उसका आंसर नहीं दे सकते। तो इसको एक लॉजिकल मैनर में उसको जमाना होगा और इसको कैलकुलेट करना होगा मैनुअली कैलकुलेटर के थ्रू, या फिर SPSS जो इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, SPSS में स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर सोशल साइंस, उन सॉफ्टवेयर्स की सहायता से इसका डेटा को एक स्पेशल मैनर में कलेक्ट करना होगा, जमाना होगा, और इसको फिर चार्ट्स के द्वारा या ग्राफ के द्वारा, टेबल्स के द्वारा शो करना होगा। और लास्ट में डिसमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। डिसमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग मीन्स हमारी जो भी रिसर्च आई है, जो भी हमारा आउटपुट आया है, हमने जो मतलब हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम था, जो हमारा गोल था, उसको अचीव किया है, तो उसको हमको इसको पब्लिश करना होगा, डिसमिनेट करना होगा, ताकि हमारा जो भी ये रिसर्च है इसकी फाइंडिंग को का लाभ कई लोगों को मिल सके। इसको हम जर्नल्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, टीवी मीडिया के द्वारा इसको हम डिसमिनेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रिसर्च प्रोसेस का ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।